मार्केट महारथी सेगमेंट में आज ईटी नौ स्वदेश के मेहमान हैं गौतम। और गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोल्डी लॉक्स से। और गौतम शाह ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो 70-80% चार्ट्स एंड टेक्निकल सेटअप को स्टडी करते हैं, उसके अंदर मैक्रो डालते हैं, थोड़ा फंडामेंटल का भी फ्लेवर, तो एक पूरी तस्वीर हमारे लिए बना के लाते हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताएं गौतम कि जो बाजार का सेटअप है 15 दिन में एक एक्सट्रीम फियर जोन से कि भाई शायद मोदी जी वापस लौट के नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, सो थोड़ा न्यूट्रल जोन में आई। लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का माल छूट गया, मिड कैप में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। सबसे पहले आप बाजार के सेटअप के बारे में बताएं, ओनरशिप के बारे में, पोजिशनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा इवेंट तो लाइंड अप है और उसके पहले वॉलेटिलिटी होती भी है। गुड मॉर्निंग अजय जी। वेल देखिए, मार्केट एक अच्छे कंसोलिडेशन, लंबे कंसोलिडेशन में है और ये 4 महीना से जारी है। और इस पीरियड में हम ग्रीड और फियर में ऑसिलेट हो रहे हैं, क्योंकि बाजार 1000 पॉइंट चलता है तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद वो वहां से गिर जाता है, और फिर जब गिरता है तो लगता है कि चलो अब तो सब खराब हो गया, और उसके बाद वो वापस घूम जाता है। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, लिक्विडिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है, उसके कारण ये मार्केट एक हेल्दी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में चला गया। अगर ये पुराने ज़माने का बुल मार्केट होता तो हम अब तक 10 से 15% गिर चुके होते। बट क्योंकि इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी और ग्लोबल मार्केट्स इतने स्ट्रांग है, मार्केट एक क्लियर रेंज में है, 21,800 ऑन द डाउन साइड और 22,800 ऑन द अपसाइड। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने बहुत अच्छा रैली देखा, 19,000 से लेकर 22,500, 800 तक। तो इस थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन बनती थी। अभी भी चार्ट्स में ऐसा कोई कॉन्फिडेंस है नहीं कि बाजार यहाँ से भाग जाएगा। और मेरे हिसाब से मार्केट को सिर्फ मेजॉरिटी से मतलब है। लोग इतना स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्या नंबर्स आएंगे जून 4 को। ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कुछ इलेक्शंस देखे हैं, मेरा ये मानना है कि मार्केट को सिर्फ मेजॉरिटी से मतलब है। अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो मार्केट वैसे भी जून से स्टेबल हो जाएगा। तो ये इलेक्शन रिलेटेड वॉलिटिलिटी है। इस वीकनेस में अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कीजिए। मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा, हो सकता है कि 3-4% की शेकआउट और आ सकती है, और वो आएगा अगर 21,850 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है। और ऑन द अपसाइड 22,350 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज सुबह हम उसके पास गए थे, और अगर 22,350 कभी निकल जाए तो आई थिंक तेजी वापस वापस बन जाएगी। तो अभी रेंज बाउंड मार्केट है, अच्छे सेक्टर्स में रहिए, फार्मा में रहिए, एफएमसीजी में रहिए, मेटल्स में रहिए, सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम कीजिए, और निफ्टी को ज्यादा मत देखिए क्योंकि वो आपको कंटिन्यूअसली कंफ्यूज करेगा। जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उस स्पेसेस जो आपने बताई, एफएमसीजी में बहुत शानदार काम हुआ। हमने देखा कि 4 बड़ी कंपनियों ने बैक टू बैक ये बात कही अपनी अर्निंग्स कॉल में, रिजल्ट्स के बाद, सॉफ्ट रिजल्ट्स के बाद भी, कि शायद वैल्यू आपके वैल्यू हिस्से में भी बाइंग आ रही है, रूरल में बाइंग आ रही है। ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर, एचयूएल। आपको भी एफएमसीजी पसंद आता है। इसमें आपकी जो लिस्ट है वो प्रेफरेंस वाइज सबसे ज़्यादा आपको सेटअप कहाँ बढ़िया नज़र आता है? देखिए, पहले तो एक चीज़ देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन में था। उस सेक्टर ने कुछ नहीं किया, उस ज़माने में जहाँ हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर मार्केट में अच्छा कर रहा था। और हमने ये कोविड टाइम से देखा है कि हर सेक्टर का अपना एक ज़माना होता है। एक बार था जब आईटी चलता था, फिर कैपिटल गुड्स ने इतना अच्छा मूव दिया, रियल एस्टेट मूव किया। मेटल्स हमारा फेवरेट रहा है 4 महीनों से, और अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में एक बड़ी टर्न अराउंड है जो चार्ट्स में दिख रही है, और फंडामेंटल्स में भी अब वो दिखने लगा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का, ये मुझे कहता है कि यहाँ से 10 से 12% की मूवमेंट इंडेक्स में आ सकती है, और इंडेक्स 60,000 तक जा सकता है। 58,000 उसका लाइफ टाइम हाई एफएमसीजी इंडेक्स का। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी हमारा टॉप पिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए यहाँ पर 100 से 120 रुपए की तेजी आराम से आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय ब्रिटानिया, जिसकी चार्ट काफी अच्छी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, और डाबर एंड मैरिको। सो सारे स्टॉक्स के सेटअप्स अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे, कुछ कम अच्छे। बट इन इन सब शेयरों में अगर आपके व्यूअर्स खरीदारी करेंगे तो आई थिंक पैसा बनना चाहिए। दिया आईटीसी, ब्रिटानिया, फिर डाबर मेरिको। चलिए हम ये मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल में भी लोग कह रहे हैं कि शायद 2024 मेटल का साल हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। हिंडाल्को जो है नोवेलिस को लिस्ट करना चाहता है। वेदांता ने एक समय में डेट का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 260 तक चला गया था, अब पैसा रेज कर रहे हैं, सब चीज़ें बदल गई। बट स्टील में भी काम हो रहा है। वहाँ भी एक तो मेटल इंडेक्स के बारे में बताएं और फिर अपनी प्रेफरेंस।
देखिए, हाँ, लोग तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बाज़ार में अच्छी तेज़ी आई है। बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई थिंक हम लोग ने 2 ट्रेड बताया था। हमने ये कहा था कि टू 2024 विल बी द ईयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड वी आल्सो सेड 2024 विल बी अ ईयर जहाँ मेटल्स कैन बी अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट। तो पिछले 4 महीनों में तो इतनी अच्छी तेज़ी आई है, इट्स कॉट अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज़ क्योंकि फंडामेंटल टेलविंड 2 महीने पहले नहीं था, अब है। बिकॉज़ ऑफ द चाइना रिकवरी देयर आर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ यहाँ से भी मेटल्स इंडेक्स में 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, तो 10,700 तक मेटल्स इंडेक्स जा सकता है। हमारा फेवरेट है जेएसपीएल जो हमने एक डेढ़ महीना पहले कवर किया था एज़ वन ऑफ आवर लॉन्ग टर्म पिक्स और मुझे लगता है कि जेएसपीएल में यहाँ से 20 से 25% की तेजी और आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय सेल ऑन एल्को जहाँ पर पीएसयू एंगल भी है और मेटल्स एंगल भी है। हमारे फेवरेट्स रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इनमें 20 से 25% की तेजी आराम से आ सकती है। टाटा स्टील एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, इट इज़ ऑलवेज़ ड्यू फॉर अ रैली और हो सकता है कि अगले 6 महीनों में हम टाटा स्टील को 200 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखें और जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता में भी मुझे ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है। तो आपका पोर्टफोलियो का अच्छा पोज़ीशन आई थिंक मेटल्स में होना चाहिए, मोमेंटम अच्छी है, कल बाज़ार चला तो देखिए मेटल्स इंडेक्स कैसे अपने लाइफ टाइम हाईज़ पे वापस आ गया जल्दी से। आपने फार्मा का जिक्र किया। फार्मा स्टॉक्स में आपको किस तरह के मूव नजर आ रहे हैं? यहाँ पे तो मिड कैप भी चलना शुरू हो गए हैं कुछ फार्मा में। आपके रेडार पे कौन से फार्मा स्टॉक्स हैं? देखिए, अभी तो टॉप क्वालिटी फार्मा में रहना चाहिए। आई थिंक वही बनता है क्योंकि टॉप क्वालिटी फार्मा कंपनीज़ भी आपको मिड कैप रिटर्न्स दे रही है। अगर आप ज़ाइडस लाइफ को देखें, सन फार्मा को देखें, कितनी अच्छी मूव्स है जो आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप फार्मा में मिलती है। ये सब अच्छे कंपनीज़ है, समझे हुए कंपनीज़ है, अच्छे अर्निंग्स है, चार्ट्स गज़ब के हैं, रेशियो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि एक मेगा ट्रेंड में है और फार्मा इंडेक्स भी पिछले 3 महीने एक एक रेंज में था और मुझे लग रहा है कि अगले 1 डेढ़ हफ्ता में वो ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर वो होता है तो फार्मा इंडेक्स में भी 10% की तेजी आनी चाहिए। सो स्टॉक्स में हमारा फेवरेट सन फार्मा है, सिप्ला जो हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट है, फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक रेंज में है। अगर वो 4000 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर भी अच्छी तेजी आनी चाहिए। मिड कैप फार्मा में थोड़ा-सा केयरफुल रहिए इस लेवल्स पे, दैट विल बी माय एडवाइस। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लें। वहाँ पे कुछ बैंक तो बहुत ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं, आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे। और यहाँ कोटक में प्रेशर, आपके एचडीएफसी भी लोग तो बहुत लेना शुरू कर दिए, बट बहुत कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया। पहले बैंक निफ्टी पे व्यू दें और उसके बाद विद इन बैंक्स, बीओबी, एसबीआई, ढेर सारे बैंक हैं। आप बताएं आपकी प्रेफरेंस कैसी दिखती है? देखिए, बैंक निफ्टी एक पेंडुलम की तरह रहा है। पिछले 3-4 महीनों में वो ऊपर में 50,000 का उसका रेंज है, नीचे में 46,500 का रेंज है और इसी में ही काफ़ी ऊपर-नीचे हुआ है, तो इट्स एक्चुअली बीन अ ट्रेडर्स डिलाइट। बट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है क्योंकि जभी भी एचडीएफसी चलता है, सबको लगता है कि चलो अब वो मौका आ गया कि एचडीएफसी चलेगा और वो होता नहीं है और वो काफ़ी ओवर ओन्ड है। और उसी पीरियड में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एकदम स्टेडी रैली है। एसबीआई को देखिए जो हमारा फेवरेट रहा है, मैं जभी भी आपके चैनल में आया हूँ पिछले 6 महीनों में मैंने इसके बारे में कहा, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि 1000 के लेवल तक चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है, ज़्यादा डाउनसाइड, अपसाइड दोनों नहीं है। यहाँ पर ओवर कमिटमेंट करके फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कमिट करना है तो आईसीआईसीआई में रहिए, प्राइवेट बैंक्स में, एसबीआई में रहिए, पीएसयू बैंक्स में। ये दोनों स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। अ, अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी कल जो है एक अच्छा बॉटम बना के ऑलमोस्ट अदानी एंटरप्राइज 2800 चला गया था। काफ़ी काफ़ी दूसरे स्टॉक्स भी अदानी ग्रुप के एक्टिव हो गए हैं। कुछ चार्ट्स पे आपको नज़र आ रहा है किसी में काम करना चाहिए? देख रहे हैं आप ये ग्रुप? देखिए ऑब्वियसली अगले 15-20 दिन में क्या होता है इलेक्शंस में आई थिंक दैट विल हैव अ बेयरिंग ऑन मेनी ऑफ द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन आवर मार्केट्स। सो वो उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए और हम क्या है अभी थोड़ा-सा लो बीटा में चले गए हैं क्योंकि अभी हाई बीटा में रह के फायदा नहीं है। इंडिया विक्स 20 के लेवल के आसपास है, मार्केट में वॉलेटिलिटी जारी है। इलेक्शंस में इतनी बात हो रही है कि कब, कहाँ, क्या होगा? नॉन इवेंट लगता है आई थिंक जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वैसे ही जाना चाहिए बट वॉलेटिलिटी तो है। तो अगर निफ्टी 22,350 के ऊपर निकलता है तो हम वापस हाई बीटा में चले जाएँगे और तब अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है तो सारे अडानी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और मेरे हिसाब से यहाँ से रिटर्न देंगे। बट अगर आप 2 से 4 वीक के हिसाब से देख रहे हैं तब उनमें मत काम कीजिए, तब लो बीटा स्टॉक्स में काम कीजिए। एक्सप्लेनेशन दिया आपने गौतम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे जरा विक्स के बारे में बताएं। हम सब लोग यहाँ पे चैनल पे ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पर भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये
वन साइडेड पिछले 12 दिनों में 10 दिन तक विक्स चलती रही है, 20 तक आ गई है। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या कॉशन बढ़ रहा है बाजार में? लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं ऑप्शंस वाले। आपने क्या देखा इस ज़बरदस्त विक्स की रैली को? अजय जी, मैं मार्केट में 2003 से हूँ, तो पिछले 21 सालों में मैंने काफ़ी इलेक्शंस देखे हैं और मार्केट में कैसा एक्शन रहता है 1 मंथ, 2 मंथ्स बिफोर द इलेक्शंस। मैंने ये 2004 में भी देखा, 2009 में भी देखा, 2014 में भी और 19 में भी देखा कि 1 डेढ़ महीना पहले विक्स में एक बड़ी राइज़ आती है। अब दिस इज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ काफ़ी लोग हेज पोज़ीशंस लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में व्हिच इज़ ओनली फेयर और थोड़े बहुत स्पेक्युलेटिव शॉर्ट्स भी रहते हैं। इसके कारण विक्स में थोड़ी-सी मूवमेंट आती है। बट एज यू गेट क्लोजर टू द डेट मेरे हिसाब से विक्स धीरे-धीरे वो कम हो जाएगा क्योंकि एनी व्हिच वे लोग थोड़ा-सा ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस इलेक्शंस के चलते जो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। बट अगर आप हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो जभी भी विक्स 25 से 27 के ज़ोन में जाता है वो वहाँ टॉप आउट कर जाता है। तो अभी हम 20-21 के आस-पास हैं, थोड़ी बहुत और चल सकता है बट 25 के आस-पास टॉप आउट कर सकता है और वहाँ पर अगर वो विक्स जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट पोज़ीशंस को बढ़ाइए बिकॉज़ दैट विल बी द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। बहुत शानदार आपने एक्सप्लेनेशन दिया वापस एक बार। मैं एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा। उसके सेक्टर लीडर में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा, फिर साइडवेज चला गया। लेकिन केमिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यूपीएल में हमने 8-9% का मूव देखा था कुछ कमेंट्री पे। लेकिन दूसरे केमिकल स्टॉक्स जो हैं कुछ दिनों में चांस ले लेके, टर्न ले लेके चलना शुरू हो गए हैं। ये 4 साल का एक इनका वनवास रहा है। क्या आपको कोई अर्ली साइंस दिख रहे हैं लार्ज कैप केमिकल्स में टर्न अराउंड के, या आप एविडेंस को देखेंगे उसके बाद टच करेंगे स्पेस को? देखिए, 1.5 साल के लिए ये स्टॉक्स ने आपको 2x, 5x से 10x दिया। तो आई थिंक उस इतने बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन बनता था। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 2 ढाई साल से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। बट अगर आप कस्टम इंडेक्स को देखें, जो हम बनाते हैं गोल्डीलॉक्स में एक कस्टम केमिकल्स इंडेक्स, वहाँ पर हमने ब्रेकआउट देखा और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मोमेंटम और ट्रेंड वापस आ चुकी है। बट क्या आप हर तरीके के स्टॉक ले सकते हैं? द आंसर इज़ नो। हमारा फेवरेट है दीपक नाइट्रेट, हमारा फेवरेट है आरती इंडस्ट्रीज़। मुझे लगता है कि ये 2 स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एसआरएफ भी अच्छा लगता था बट पोस्ट रिजल्ट्स वो वापस लोअर एंड ऑफ द रेंज में चला गया। बट ओवरऑल एज़ अ बास्केट आई थिंक केमिकल्स मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न देना चाहिए और फंडामेंटली साउंड कंपनीज को अगर आप इस लेवल्स पे लेते हैं तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है। गिरने के लिए 5 से 7%, बढ़ने के लिए 20 से 30%। हम लोग एनबीएफसीज की बात करते हैं, श्रीराम फाइनेंस और भी दूसरे बड़े, चोला वगैरह। कुछ मूवमेंट आना शुरू हुआ है आपके हिसाब से एनबीएफसीज में, लार्ज एनबीएफसीज में, या अभी नहीं? देखिए, आ तो रहा है बट जैसे मैंने कहा मेरी स्ट्रैटेजी अभी लो बीटा है। मैं हाई बीटा स्टॉक्स में जाना नहीं चाहता हूँ कि अगर मार्केट में और वीकनेस आ गया, वॉलेटिलिटी आ गई और अगर निफ्टी 22 350 क्रॉस नहीं करता है तो ये सब स्टॉक्स वापस गिर सकते हैं। तो मुझे कोई बड़ा ट्रेंड तो लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर यहाँ से टर्न अराउंड कर सकते हैं बट रिस्क्स आर वेरी हाई। सो मैं उन्हीं उन्हीं सेक्टर्स और स्टॉक्स में रहना चाहता हूँ जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। तो इसीलिए मेटल्स और एफएमसीजी और फार्मा हमारे टॉपिक्स हैं। ये बताएं, अभी देखिए एनएससी के जब बोनस आया और रिजल्ट्स आए उसके बाद तो बीएसई चलने लगा और एसआईपी का बुक बढ़ती चली जा रही है, तो वेल्थ मैनेजमेंट एएमसी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो खुद मार्केट के इतने पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। आपको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ पसंद आता है जो आपको लगता है कि बड़ा बन सकता है नेक्स्ट 2-4 साल में? मुझे सब पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा थीम है जो अगले 5 से 10 साल चलेगा क्योंकि अगर ये एसआईपी नंबर जो 20,000 करोड़ है ये अगर 30,000 करोड़ होनी है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विसेज इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मुझे तो ये मेगा ट्रेंड लगता है बट क्या है कि मार्केट काफी पॉजिटिव्स को पहले ही डिस्काउंट कर जाता है। तो सारे जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, सब ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। बट सीडीएसएल हमारा फेवरेट रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी चलेगा। बट एक स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, इस कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। आई थिंक 2200 2300 के आसपास चल रहा है, होने के लिए 10% है और अगर सब कुछ ठीक रहा और चल गया तो ये 5000 का स्टॉक हो सकता है। आई थिंक इसमें सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स और टेक्निकल ट्रिगर्स काफी अच्छे हैं। इस पे क्या व्यू बन रहा है आपका? ये एक बार को तो 2800 चला गया वापस, और ये ओवरऑल देखा जाए तो बाजार का इतना बड़ा हिस्सा बनने के बाद भी वो साथ नहीं दे रहा है स्टेबिलिटी में, चलने में, जो पहले दिया करता था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज।
हाँ जी, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री अगर बाज़ार को चलना है और ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ में तो रिलायंस को तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीचे में 2700 के आसपास अच्छी सपोर्ट है, ऊपर में 3000 में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। ये 3 महीना से कोशिश कर रहा है 3000 को क्रॉस करने का बट हो नहीं पाता है और सो ये रेंज में है बट आई थिंक डिप्स में लेनी चाहिए। 27-2750 में अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है और मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों में ये 3000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा और अगर वो होता है तो 500 से 700 रुपए की तेजी आनी चाहिए। सो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है बट इसको आप लाइटली मत लीजिए, मेरे हिसाब से ये अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं आपको जाने दूं इससे पहले एक आखिरी सवाल, कुछ पीएसयूज पे कोई फेवरेट पीएसयू स्टॉक जो आपके रेडार पे है, डिफेंस, रेलवे या कोई और, या इलेक्शन तक आप रेडार पे रखेंगे लेकिन पोर्टफोलियो का हिस्सा उसके बाद ही बनाएंगे? देखिए पीएसयू में काफ़ी कुछ गज़ब हो गया क्योंकि हम कल ही अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। 15 साल से कितने स्टॉक्स है पीएसयू में जो कुछ नहीं किए। एक रेंज में थे, उसके बाद इतनी बड़ी ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखिए कितने स्टॉक्स 2x, 3x, 4x हो गए। अभी भी मेरे हिसाब से तेज़ी जारी है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ अभी भी काफ़ी हैं। वैल्यूएशंस अभी भी ओवर द टॉप नहीं है। तो सम ऑफ द पावर पीएसयूज़ एंड सम सेलेक्ट पीएसयूज़ नंबर 1 एनएमडीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, मेटल्स में सेल और नाल्को, ये सब में हमारा फोकस है। जो डिफेंस और रेलवे पीएसयूज है, वहां हमारा फोकस नहीं है क्योंकि वहां पर मेरे हिसाब से सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी इन द प्राइस है। बट जो बाकी के जो 5-6 नाम मैंने कहे, वो हर मार्केट डिप में लेनी चाहिए, वो यहाँ से भी मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे। राइट। ऑल राइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।